हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम देखेंगे पार्ट 2 यानी कि 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 को हमने सॉल्व कर लिया है और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा आपसे, इसके बाद हम 2017 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 2016 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद 2019 और 2020, ठीक है, और 2021 का तो आप पेपर देंगे ही जनवरी 2022 में। चलिए आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। पहला ऑप्शन कहता है कि उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। तीसरा ऑप्शन कहता है कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और चौथा ऑप्शन कहता है कि उपभोक्ता पहले आएगा, फिर उत्पादक आएगा या अपघटक आएगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अगर पारिस्थितिक क्रम में देखा जाए तो उत्पादक आता है और उत्पादक के बाद उपभोक्ता आता है, उपभोक्ता के बाद आप देखते हैं कि अपघटनकर्ता आता है या अपघटक आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो वातावरण में देखा जाए तो कौन सी गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। प्रोपेन और एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। जल्दी से इसका आंसर आप लोग साझा करिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के वातावरण में देखा जाए तो सबसे अधिक जो उपस्थित गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कैरोटीनॉइड। दूसरा ऑप्शन कहता है लाइकोपीन और तीसरा ऑप्शन कहता है कि एंथोसाइनिन और चौथा ऑप्शन कहता है क्लोरोफिल। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों चौथा हो जाएगा, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं। तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, वर्णक की उपस्थिति के कारण क्या होता है, पौधे हरे होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। पहला ऑप्शन है वनों को जलाना और कृषि क्रियाकलाप की वजह से और एरोसोल कैन का उपयोग करने की वजह से, उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं या कौन से इसमें से कारक है जो जलवायु परिवर्तन के लिए पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारक माना जाता है। तो अगर देखा जाए तो वनों को जलाते हैं आप, तब भी एक तरीके से क्या है, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारक पहला भी है। और दूसरे की बात करते हैं तो कृषि क्रियाकलाप, तो ये भी है। और तीसरे की बात करते हैं तो एरोसोल कैन का उपयोग करना भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि यूफॉरवियर्सी की बात करते हैं, यूफॉरवीसी की बात करते हैं और फैमिली कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। पहला ऑप्शन कहता है जेट्रोफा। दूसरा ऑप्शन कहता है कैंडल नट ट्री और तीसरा ऑप्शन कहता है कॉपर लीफ और चौथा ऑप्शन कहता है सर्पगंधा। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। कल इसके बारे में हमने चर्चाएं भी की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, कि पहला सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर जल्दी से आप लोग हमें दीजिएगा। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में ज़्यादा महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ओसियम सैक्टम है। तो इसका वनस्पतिक नेम भी याद रखिएगा, ओसिमम
सैक्टम है और इसको मुख्यतः इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है तुलसी, दूसरा ऑप्शन है रोजमेरी और तीसरा ऑप्शन है अजवाइन का फूल और चौथा ऑप्शन कहता है धनिया। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बता दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही सरल आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इसका वैज्ञानिक नेम क्या है? ओसिम ओसिम सैक्टम है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पृथ्वी के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा जल और नल का पानी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, सुरक्षित पानी। देखिए पीने के लिए सुरक्षित पानी जल को क्या कहा जाएगा? पीने योग्य पानी को कहा जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की और ईवीएस के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? पहला ऑप्शन कहता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, दूसरा साइनाइड और दूसरा ऑप्शन कहता है कि नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरा ऑप्शन कहता है कि मीथेन और चौथा ऑप्शन कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को पहले से पता है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब हम आइए बात कर लेते हैं, ये साइकोलॉजी के प्रश्न हैं। ठीक है, अब साइकोलॉजी के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने सॉल्व किया ईवीएस के सारे प्रश्न को हमने सॉल्व करके देख लिया। कल और आज में यानी 2 दिन में हमने सारे 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि जो एक तरीके से साइकोलॉजी में प्रश्न पूछे गए थे, किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे हमारे एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम और चौथा ऑप्शन कहता है तत्परता का नियम। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए, अगर पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही, कि साहचर्यात्मक वातावरण जो है तीसरा नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 21 का तीसरा नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? पहला ऑप्शन कहता है कि व्यवहार, दूसरा ऑप्शन कहता है चिंतन, तीसरा ऑप्शन कहता है तर्क और चौथा ऑप्शन कहता है अभिप्रेरणा। तो इसका आंसर आप लोग हमें जल्दी से बताइए कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, यानी कि व्यवहार के अनुकूलन पर क्या करता है? बल देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अब 23 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। तो 23 वाला प्रश्न क्या कह रहा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नैमित्तिक अनुबंधन, अप्राचीन अनुबंधन और समीपस्थ अनुबंधन और चिन्ह अनुबंधन। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि 23 नंबर का क्वेश्चन, 23 नंबर का आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो 23 की बात करते हैं तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ 24वें वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 24वां वाला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन कहता है कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन कहता है कि अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि और तीसरा ऑप्शन कहता है कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है और चौथा ऑप्शन कहता है कि अधिगम एक लक्ष्योन्मुख है इसकी प्रक्रिया। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इनमें कौन सा नहीं है। तो 24 का आंसर आप लोग हमें बताइए कि इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में कौन सा नहीं है कि अधिगम की विशेषता नहीं है। तो इसका आप देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही, क्योंकि अधिगम की विशेषता में देखा जाए तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर विशेषता नहीं में पूछ रहा है। तो 24 का तीसरा सही हो जाएगा, 24 का तीसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा।
इसी के साथ अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि संज्ञानात्मक संकार्य है। और तीसरा ऑप्शन कहता है एक ऐसी स्थिति है जिनमें व्यक्ति पशु श्रेष्ठ है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। तो इसका आंसर आप लोग हमें जल्दी से बता दीजिए 25 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सॉरी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। आपने देखा कि ईवीएस बहुत सरल था, ईवीएस बहुत सरल आया था 2018 में पेपर में, देखे 2018 के पेपर में आपने देखा कि ईवीएस बहुत सरल था, लेकिन साइकोलॉजी उतनी सरल नहीं थी। तो साइकोलॉजी कठिन है, ठीक है। तो साइकोलॉजी कठिन है, इसलिए हमें सारे विषयों पर ध्यान देना है। एक विषय को पढ़कर आप सेलेक्ट नहीं होंगे, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी विषयों पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। चलिए आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका विकल्प जो सही हो जाएगा वो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा कि नई भाषा को यदि आपको सीखना है तो आपको पहले अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, फिर शब्द वगैरह का ज्ञान होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है या होते हैं। सामान्य से सामान्य और विशिष्ट छात्र होते हैं, केवल सामान्य छात्र होते हैं और केवल विशिष्ट छात्र होते हैं, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र शामिल होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आप आंसर गलत कर पाएँ, ठीक है। मुझे पता है कि सभी का सही हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आप लोग गलत कर दें, वे ज़्यादा सोच रहे होंगे। तो बहुत आराम से सोच लीजिए, यूपी टेट है, सी टेट नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पर केवल वाले 2 शब्द हैं, 2 क्वेश्चन हैं, तो इनको काट दीजिए। और यहाँ पर देखिए अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो फिर विशिष्ट बच्चे और भी तो बच्चे होते हैं, उनको भी तो शामिल करना होगा। समावेशी मतलब समान रूप से सभी को शामिल करना होगा। तो इसलिए ऑप्शन चौथा भी सही गलत हो गया और पहला ऑप्शन सही हो गया। तो इसका पहला आंसर सही होगा, यानी पहला विकल्प सही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो अधोलिखित गणित संबंधी अधिगम में जिसको गणित से संबंधित कोई समस्या है वह कौन से दोष माना जाता है। पठन दोष, गणना दोष और निरस्ता संबंधी दोष, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही सरल आंसर है। इसका आंसर सही होना, सरल आंसर है, क्वेश्चन भी सरल है। तो इसका आंसर हो जाएगा गणना करने में, यानी काउंटिंग दोष है, इसलिए उसे गणित संबंधी अधिगम में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव और क्षमता निर्माण का अभाव होना, और संवेदनशीलता की बात की जा रही है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो चौथा सही हो जाएगा कि समावेशीकरण की सफलता के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि संवेदनशीलता होना। देखिए अगर संवेदनशील आप होंगे तभी समावेशीकरण का लक्ष्य जो होगा वो पूरा हो पाएगा, क्योंकि संवेदनशील होना जरूरी है, चाहे वो सरकार की बात करें या लोगों की बात करें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। दैहिक, दूसरा ऑप्शन कहता है कि संज्ञानात्मक, तीसरा ऑप्शन कहता है व्यवहारात्मक, और चौथा ऑप्शन कहता है संवेदी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए कि कौन सा तत्व नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए नहीं है, यानी कि चौथा इसमें से आंसर नहीं होगा, मतलब कि चौथा ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं हिंदी से किस तरह के प्रश्न, जैसे अभी आपने देखा कि 30 प्रश्न हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया
कि ईवीएस में कैसे आए थे, और 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिखाया कि कैसे साइकोलॉजी में यानी बाल मनोविज्ञान में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं कि हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में। बहुत ज़्यादा हमने प्रश्नों को पिकअप नहीं किया है, ठीक है, बस 2-4-5 प्रश्नों को ही हमने पिकअप किया, 2-4-5 प्रश्नों को ही हमने पिकअप किया है। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा। मुझे नहीं लगता इसका आंसर आप लोग गलत करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत करेंगे। मुझे पता है कि सारे छात्र इसका आंसर सही कर सकते हैं। तो विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा, विवेचन होगा और संश्लेषण होगा, व्याख्या होगा और विभाजित होगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है, तो इसका आंसर जो होगा दूसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो विलोम शब्द का विश्लेषण है वो है संश्लेषण है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहा जाता है। तो कंठ कहा जाता है, दंत्य कहा जाता है, या मूर्धन्य कहा जाता है, या अनुशासिक कहा जाता है। तो इसका भी आंसर आप लोग बताइए हमें जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। शा, खा, शा, आ, बा, शा और छा, जा, सॉरी चा, छा, जा, या, रा, ला। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो बिल्कुल आप इस शब्द से ही देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत यही आएगा। अत्यधिक का विलोम क्या होगा अत्यधिक का विलोम क्या होगा, अत्यधिक का विलोम क्या होगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। तो अत्यल्प होना चाहिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। संकल्प शब्द का उपसर्ग बता दीजिए। संकल्प शब्द का उपसर्ग क्या होगा, सम होगा, शक होगा और सन होगा और संक होगा। बहुत ही साधारण प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर सोच समझ कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी छात्र इस तरह के प्रश्न गलत नहीं करेगा। अगर गलत होता है उसका तो एक बार वो जाकर एक बार हिंदी को अच्छे से रिवीजन कर ले। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट आंसर इज राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता है, इस वाक्य का वाच्य क्या कहला रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भाववाच्य कह रहा है, या कर्मवाच्य की बात कर रहा है, या कर्तृवाच्य का बात कर रहा है, या अन्य की बात कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि 43 का नंबर क्या हो जाएगा, 43 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग हमें बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ भाववाच्य की बात की जा रही है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, क्योंकि यहाँ पर भाव से बोल रहा है व्यक्ति, एक तरीके से फीलिंग यहाँ पर दिखा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो तद्भव उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तद्भव तद्भव कौन सा उसके उसके एक तरीके से तत्सम का मेल गलत है। लौंग, लवंग और आंत, अंत्र और लुनाई और लवंडता और आयासु आदेश। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। वैसे तो इसका आंसर आप लोग जो बताएंगे हो सकता है कि, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर 2 है, 2 गलत है यहाँ पर। एक तो है आपका 2 और तीसरा, तो 2 और तीसरा ये दोनों गलत हैं। ठीक है, इसको आयोग ने एक तरीके से डिबेट में रख दिया था, तो इसका आंसर ये दोनों होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर और रसंग और रंजन आचार्य और महावीर प्रसाद द्विवेदी और स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 45 के आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ी सही नहीं है। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है शिवराज भूषण और शब्द रसायन देव और परिमल और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उद्धव
शतक और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए अगर पता है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इस तरह के प्रश्नों को मुझे नहीं लगता सारे छात्र बता पाएंगे, क्योंकि जो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वही इस तरह के प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। तो ये बता दीजिए यहाँ पर कि लेखक है और उसके द्वारा लिखी गई जो कृति है या पुस्तक है उसमें कौन सा गलत है। तो बोलगा से गंगा की बात क्या राहुल सांस्कृत्य ने लिखा है। सूरज का सातवां घोड़ा क्या धर्मवीर भारती ने लिखा है। ठीक है, ये बड़ा पूछा जाता है, सूरज का सातवां घोड़ा। आर्यों का आदि देश ये डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है। दिग्दर्शन की बात करते हैं तो क्या रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो इसका आंसर हमें आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 47 के अगर बात करते हैं तो चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर, चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ, मेरा यही विचार है। आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहता है तो ठहरिए। और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इस तरह के विकल्प हो। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है। ठीक है, सोच समझ कर आंसर दीजिए। चलिए मैं आपको थोड़ा समय भी दे रहा हूँ, तब तक जो लोग एक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं वे दूसरों को भी शेयर कर दें। ठीक है, लाइक वगैरह कर दिया करें। आप लोग का कम लाइक वगैरह करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, इतने सारे छात्र हैं, वे जुड़ते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो आए हैं वो ठीक है। चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 48 का तीसरा सही हो जाएगा। तो हाँ, मेरा यही विचार है। 48 का तीसरा सही हो जाएगा। हाँ या नहीं जैसे वाक्यों में अर्थात किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, अल्प विराम होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए था। इसलिए ए विकल्प जो है गलत है। तो यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं, दो और प्रश्न बचे हुए हैं। आइए बात कर लेते हैं, दो और प्रश्न बचे हुए हैं, कहीं जाइएगा नहीं, 2-3 प्रश्न और बचे हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। और पहला ऑप्शन कहता है चिरंतन और दूसरा ऑप्शन कहता है शाश्वत और तीसरा ऑप्शन कहता है सनातन और चौथा ऑप्शन कहता है अधुनातन। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ जल्दी। तो इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अर्वाचीन की शब्द का विलोम क्या होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। प्राचीन, अद्यतन और अधुनातन और सनातन। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। बिहरड़ी, गृहरड़ी और विभीषण और जगत गुरु। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही कि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो बिहरणी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना और साग सब्जी दिखाना, हरा भरा करना और मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना और माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52 का दूसरा सही हो जाएगा। 52 का दूसरा सही हो जाए, यानी कि यहाँ पर गलत जो है सब्ज बाग दिखलाना यानी हरा भरा करना, ये गलत है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो मेरी भाव बाधा हरव, राधा नागरी सोई,
जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो इस उदाहरण, इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो आप लोग बताइए। अन्योक्ति अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है और रूपक अलंकार है। तो इसके आंसर की बात कर लेते हैं। इसके दो आंसर सही हो जाएंगे। तो इसके दो विकल्प सही हो रहे हैं, तीसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा और चौथा विकल्प को आयोग ने सही माना है। ठीक है, अब देखो ये भी कितना डिबेट वाले क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, देखिए यूपी टेट में इतनी ताकत नहीं है कि वे क्वेश्चन को तो सही बना सकें, ठीक है, विकल्प तो सही रख सकें। आप सोचिए कि यूपी टेट वालों में क्या योग्यता है, मैं क्या बताऊं इन सबको। ये आयोग हैं, ठीक है, इतने दिन से पेपर बनाते हैं लोग और इनको इसी के लिए रखा गया है। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह के लोग कभी कभी बैठ जाते हैं। ठीक है, कभी तो ऐसा लगता है कि ये सब पैसे देकर आए थे। ठीक है, इन्हें पैसे देकर बुलाया गया है। चलिए कोई बात नहीं। गौशाला में कौन सा समास द्वंद्व समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष और द्वंद्व और बहुव्रीहि और द्विगु समास। तो बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तत्पुरुष की बात की गई है बहुव्रीहि समास में। ठीक है, सॉरी, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? बता दीजिए आप लोग जल्दी से कि देशभक्ति में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का तीसरा सही हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास की बात की जा रही है। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्राग, प्राग और प्रागैति। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, बस एक दो प्रश्न और है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए, आपके समक्ष विकल्प उपस्थित है। तो संधि विच्छेद बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 58 की बात करते हैं तो तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और श्रीधर पाठक की बात करते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। 59 की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइए। और साथ ही साथ जो छात्र एक तरीके से क्लास को देख रहे हैं, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दिया करें कभी कभी। ठीक है, एक आध दिन तो कर ही दिया करें। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आज की क्लास को अभी यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। और दूसरी क्लास नहीं हो पाएगी 9 जो 35 मिनट पर क्लास होती थी, वो क्लास आज नहीं हो पाएगी। दरअसल थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। ठीक है, थैंक यू।